ये स्टैंडर्ड डायमेंशन होते हैं, जैसे कि मान लो टनल का डायमेंशन है, ये आपका मूविंग डायमेंशन होता है। हॉरिजेंटल क्लियरेंस चाहिए होता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, और वर्टिकल क्लियरेंस चाहिए पड़ता है। तो अगर आप इसके डायमेंशन डिसाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बीच में ट्रैक से इसका इंफ्रिंजमेंट होकर इसकी जो टक्कर हो सकती है, जो भी मतलब आपका वैगन है और कोच है, तो उसकी बगल के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, देयर इज ए नीड के स्टैंडर्डाइज हो डिफरेंट रेलवे में। और दूसरा हमारा कौन सा स्ट्रक्चर कितना दूर हो, कम से कम दूरी कितनी है, ये अपने शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। जैसे गर्डर ब्रिज है, कोई भी ब्रिज के किनारे से निकल रही है, तो ब्रिज में कितना क्लियरेंस चाहिए, कितना डिस्टेंस चाहिए। तो ट्रैक के पैरामीटर्स, वैगन के पैरामीटर्स, और आपके ओएचई के पैरामीटर्स कितने होने चाहिए, वो शेड्यूल तो लेट डाउन स्टैंडर्ड है उनको। उसके लिए जो शेड्यूल होता है दैट इज कॉल्ड शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। जैसे स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर टनल्स है, थ्रू गर्डर ब्रिज का ये दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इसमें जैसे 25 केवी अगर एसी ट्रैक्शन है, उसके लिए डायमेंशन अलग होंगे। स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन जैसे स्टेशन पे है, स्टेशन के लिए डायमेंशन ये कितने क्लियरेंस उसको वैगन को या कोच को चाहिए, दैट इज आउट ऑफ स्टेशन। तो दीज डायमेंशन आर प्रिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। ये जो मूविंग डायमेंशन है, ये देखो आपको ये दिख रहा है, कोच या वैगन दिख रहा है, इसका ये डायमेंशन इतना है। और ये मूवमेंट हो गए ये जैसे मैक्सिमम मूवमेंट में आता है 4 to 6 5 वर्टिकल क्लियरेंस चाहिए। और अगर ये 325 का है तो ये डायमेंशन मूविंग डायमेंशन। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ये स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन है। तो ये सारी चीजें इसमें शेड्यूल में आपके रहती हैं। इसमें क्या है कि दो शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। इसमें एक तो क्या है कि आपकी जो ट्रैक की वैल्यूज हैं, ट्रैक पैरामीटर ओवर इंडियन रेलवे अपने एक से हों, और उनकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है ट्रैक पैरामीटर्स की। दूसरी है वैगन और कोचेस की, के कोचिंग और स्टॉक के कितने पैरामीटर्स हैं वो, और हॉरिजेंटल वर्टिकल क्लियरेंस है टू बी फॉलोड ऑन इंडियन रेलवे। बेसिकली तीन पर्पस हैं शेड्यूल डायमेंशन में, कि अपनी ट्रैक पैरामीटर्स, गुड्स पैरामीटर एंड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल क्लियरेंस। नेसेसिटी, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द ओवर एसओडी। शेड्यूल ऑफ डायमेंशन का बेसिक नेसेसिटी ये है कि सबसे पहले सेफ्टी ऑफ द पब्लिक एज वेल एज गुड्स ओवर एंटायर रेलवे सिस्टम। अगर अगर डायमेंशन आप डिसाइड नहीं करेंगे तो रास्ते में कौन सा स्ट्रक्चर उससे पास आ जाएगा जिससे कि सेफ्टी हैजार्ड क्रिएट होगा। दूसरी बात क्या है, टू अडॉप्ट ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ ट्रेड टॉलरेंस। पूरे इंडियन रेलवे में अपन अगर मान लो एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अनुसार आप सारे ट्रेड टॉलरेंस डिसाइड करते हैं, लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टैंडर्ड ऑल ओवर द इंडियन रेलवे। तीसरी, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एसओडी में,
to permit different type of the coaches and goods stock owned by different railway to fly on entire railway system with same degree of the safety. अलग अलग टाइप के कोचेस हैं, अलग अलग टाइप्स के गुड्स स्टॉक हैं जो डिफरेंट रेलवे ने करते हैं, वो एक ही रेलवे टैग सिस्टम पे निकलते हैं, इसलिए सेम लेवल ऑफ डिग्री ऑफ द सेफ्टी एंश्योर करने के लिए एसओपी की जरूरत है। ठीक है, ठीक है सर। यस सर, ठीक है। द बैकग्राउंड बिहाइंड मतलब जो एसओडी का शुरुआत हुआ तो ऐसे सबसे पहले 1913 में मिनिमम मैक्सिमम और रिकमेंडेड डायमेंशन फिक्स स्ट्रक्चर के रोलिंग स्टॉक के लेट डाउन किए गए। उसके बाद में 1922 में इसको मॉडिफाइड हुआ और एनलार्ज रोलिंग स्टॉक इट हैज टू डिस्टिंक्ट सिस्टम ए शेड्यूल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डायमेंशन दैट अदर इज रिकमेंडेड डायरेक्शन टू प्रोवाइड द सेम क्लियरेंस फॉर फ्यूचर लार्ज व्हीकल्स। के अलावा 1929 में एसओडी फिर से रिवाइज हुआ क्योंकि 1929 में करीब 1925 में अपना ओवरहेड ट्रैक्शन चालू हुआ, तो ट्रैक्शन चालू होने के कारण 1929 में एसओडी फिर से रिवाइज करना पड़ा। 1936 जो भी इफेक्टेड में हुआ, 1939 में फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी एंड लेजिस्लेशन आया, उसके कारण इंट्रोडक्शन ऑफ 12 फीट वाइज स्टॉक ड्रॉप हुआ और रिवर्टेड बैक टू 1922 शेड्यूल इन मैनी एस्पेक्ट्स। although 1958 में रिप्रिंटिंग ऑफ 1939 का ही हुआ है। 1973 में क्या 25 के भी एसी ट्रैक्शन आया, इसलिए नया चैप्टर जोड़ा गया इन रिस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। 2004 में इसको पूरा फिर से सारा समरी करके शुरू हुआ है। प्रेजेंटली 2004 का यूज कर रहे हैं हम लोग और इसमें करेक्शन स्लिप अभी तक इशू हो चुकी है आपकी 29 करेक्शन स्लिप अभी तक 13/5/2020 तक इशू हो चुकी है। 13 मई तक 29 करेक्शन स्लिप इरीसेन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। शेड्यूल ऑफ डायमेंशन, दोज पर्सन हु आर इंटरेस्टेड में डाउनलोड, और इसमें भी मैं कर दूंगा। शेड्यूल वन में those items which are mandatory and have to be observed on all 1676 gauge or Indian Railway dimension are given are classified under existing work और न्यू वर्क। एग्जिस्टिंग वर्क के लिए अलग शेड्यूल ऑफ डायमेंशन होते हैं और न्यू वर्क्स के लिए अलग होते हैं। तो उन्हें होल्ड करना चाहिए। टेकचंद, हेलो। Following works will not be included in the new works: shifting of point and crossing, extension of the siding, extension of the building. Schedule 2 contains existing infringement of the Schedule 1. Schedule 1 में essential for safety, prior sanction for general facing curves, building structure, tunnel, signal, gear and locking. Schedule
चैप्टर 2 में स्टेशन यार्ड, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, प्लेटफॉर्म, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, स्पेसिंग। पहले अपन जनरल का देख लें, चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो स्पेसिंग, ट्रैक के बीच में स्पेसिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में 4 to 6.5 रखना है, और न्यू वर्क्स में और एडिशन में 5.3 मिलीमीटर रखना है। टनल्स, फ्लाईओवर, आरओबी, आरईबी में भी सेमी थरोगे गर्डर में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेसर देन प्रोवाइडेड सब्जेक्टेड टू एडिकेट क्लियरेंस। मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व 10 डिग्री का जो बताया था आपको कर्वेचर वाले में, वो यहाँ डिसाइड किया गया है कि मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व शुड नॉट बी लेस देन 175, 10 डिग्री कर्व जो। चेक रेल के क्लियरेंस कर्व में 44 mm मिनिमम क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड। 8 डिग्री से ज्यादा जितने भी कर्व है, 8 डिग्री से ज्यादा कर्व है उनमें चेक रेल इज मस्ट। और अगर हाई स्पीड के कारण फ्लैटर कर्व है वहां भी अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिमम क्लियरेंस लेवल क्रॉसिंग में चेक रेल का मिनिमम क्लियरेंस 51 मिलीमीटर है, और मैक्सिमम क्लियरेंस लेवल क्रॉसिंग में 57 है। जो लेवल क्रॉसिंग में हम लोगों ने पढ़े थे क्लियरेंसेस, वो यहाँ डिसाइड किए गए हैं, डिफाइन किए गए। मिनिमम डेप्थ ऑफ द लेवल जो ब्लॉक है व्हील फ्लैंज का, डेट इज 38 मिलीमीटर। इसी तरह ये बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर का है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू एनी स्ट्रक्चर इज 1.675 मीटर, और न्यू ट्रैक के लिए है, न्यू वर्क के लिए है तो 1.495। फिर ये जैसे 10th में हाइट ऑफ द रोड ओवरब्रिज और आरओबी और एफओबी। मिनिमम हाइट है वो 4.875 है। ओवरहेड अगर डीसी ट्रैक्शन है तो 5.410, और और 25 केवी ट्रैक्शन है तो 6.250 और 5.87। लाइन की क्रॉसिंग की ट्रॉली रिफ्यूजी है। ट्रॉली के लिए जो रिफ्यूजी बनाए जाते हैं, अगर टनल में 100 मीटर डिस्टेंस पर बनाने हैं, ब्रिजेस अगर मैन स्पान लेस देन 100 मीटर है तो 100 मीटर पर बनाना है। अदरवाइज ब्रिज पे हर पियर पे 100 मीटर पे मैं एक रिफ्यूजी एक पियर पे बनाना है। दूसरा फॉर्मेशन बिट। फॉर्मेशन बिट आपने देखी थी ना, कितना ज्यादा अर्थवर्क में जो फॉर्मेशन की डेप्थ है। अगर मान लो एग्जिस्टिंग में मिनिमम बिट्स इन द एम्बैंकमेंट है तो 6.85,
और कटिंग में है तो 6.25। और अगर फॉर न्यू वर्क्स में है, न्यू वर्क्स में मिनिमम याद बिट्स, रखना है क्या? अरे नहीं, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ये थैंक यू सब सर। आप, ये सब किताब में दिए हुए हैं आपको, उसमें दिए हुए हैं। वेन एवर रिक्वायर्ड यू मे रेफर। इतनी सारी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं। थैंक यू सर। सर फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब किस तरह से प्रिपरेशन करें हम लोग? कैन यू प्लीज टेल सर, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्योंकि लॉट ऑफ डाटा इज देयर सर। यस सर, मेरा भी यही डाउट था सर। या एग्जाम के लिए, यस सर, एग्जाम के लिए। देखो एग्जाम के लिए जो आपका फर्स्ट लेक्चर हुआ था, रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, है ना? यस सर। मतलब आज के पहले अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज के पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं ना, रोल ऑफ हाँ, सिविल हाँ। इंजीनियरिंग। एक पहला लेक्चर हुआ था, दूसरा कल लेक्चर हुआ था एक लेवल क्रॉसिंग पेट्रोलिंग पे, ठीक है? तो उन सब में मैंने जब लेक्चर लिया था आपको जो भी इम्पोर्टेंट स्लाइड थी उसके नोट कराए थे, ओके सर। वो स्लाइड्स, है ना? तो यस सर। मेनली तो 90% तो आपका उन्हीं स्लाइड से आए, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिव भी जो आएंगे तो उन्हीं स्लाइड से आएंगे जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर। और अब जैसे आज का है तो आज के में पहली स्लाइड जो बताई है दैट इज इम्पोर्टेंट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड ये जो आपकी दिस स्लाइड इज इम्पोर्टेंट। सर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे बता दो सर। अब यार इतना ज्यादा पूछोगे तो फिर आप लोग तो जैसे से अभी आए तो फिर क्या है? इससे ज्यादा सोचना पंकज क्या आपकी करेंगे गलत आप बात लोग? है भाई, कन्वेंशनल में बता दीजिए 2 बस सर। सर हैं? प्लीज 2 क्वेश्चन बता दीजिए पंकज सर। भाई थोड़ा पढ़ लो यार, पंकज भाई थोड़ा पढ़ लो आप। सर थोड़ा सा बता दो प्लीज। नहीं, हमने ऑलरेडी आपको स्लाइड्स इतनी कम करके रखी है तो उसमें आप उतनी पढ़ेंगे ना, देखेंगे बहुत कम, हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। यस सर, बिल्कुल पहले सर सब बता दिया है। थैंक यू सर। उसमें नहीं सर प्लीज। आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट स्लाइड अगर कंसीडर कर लेंगे तो आपका काफी हद तक कवर हो जाएगा। और ये आज के प्रेजेंटेशन में जो पहले नंबर की स्लाइड है उसको छोड़ के बाकी में से कुछ नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुने नहीं। पूरा सुन रहे हैं सर हम। पक्का ना हाँ, सर? क्योंकि क्या है कि इसमें जितनी चीजें हम बता रहे हैं आपको वो आपको पता होनी चाहिए कि इस शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट, मतलब कहाँ पर अवेलेबल। इतने डाटा याद करना संभव नहीं है और आप बाद में भी नहीं कर पाएंगे। सर्विस में आ जाएंगे फिर भी आपको याद नहीं रहेंगे, और परीक्षा के लिए तो आप क्या याद करेंगे? तो इतने डाटा याद करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं होगा कि शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में क्या डाटा अवेलेबल है, क्या डाटा अवेलेबल नहीं है, तो आपको मुश्किल होगी। क्योंकि ये डाटा जो है ना, जैसे सपोज करो ये फॉर्मेशन बिट्स है, अब ये जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चेंज हो गया, 6.850 मिनिमम बिट्स है, कितनी बिट्स है, कितना क्या क्या है ये। लेकिन ये कहाँ पर अवेलेबल है शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में, दैट इज ए मोर इम्पोर्टेंट। तो आपको यहाँ बताने का, क्लास लेने का मतलब यही है कि आपको ये पता रहे कि ये चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। अदरवाइज अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी किताब में क्या अवेलेबल है और कहाँ पर नहीं है। तो डाटा याद रखना उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है जितना ये पता होना कि ये कौन से शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में है, कौन से कोड में है, कौन से मैनुअल में है, कौन सी चीज कहाँ आपको मिलेगी, दैट इज ए रिक्वायर्ड। क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अ, ये किताब ढूंढते रहे, कोई ना बताने वाला नहीं मिलेगा। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कोड्स, मैनुअल और इम्पोर्टेंट पैरामीटर तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है? यस सर। तो ये फॉर्मेशन बिट्स तो आपकी हो गई। ये फॉर्मेशन को आपको उसमें भी बताया था जो पीबे मैनुअल में भी ये फॉर्मेशन बिट्स दी हुई है, लेकिन पीबे मैनुअल में यहाँ से ली है शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। ये जो दिखाई गई है 12.5, और बेलास्ट सेक्शन का जो स्लोप है
1 पॉइंट इसमें ये सारा देखा है कि फॉर्मेशन का बेलास्ट का स्लोप है 1.5 हॉरिजॉन्टल इनटू 1, साइड स्लोप देना है, क्रॉस स्लोप इन टॉप एंड फॉर्मेशन 130 देना है, ट्रैक सेंटर डबल लाइन पे 5.33 होना है, ये सब इसमें दिया हुआ है। दूसरा फॉर्मेशन बिट्स ऑन द कर्व इंक्रीज ड्यू टू एक्स्ट्रा बेलास्ट ऑन द आउटसाइड कर्व पे इसको एक्स्ट्रा बेलास्ट देना है। दूसरा एक गेज ऑन स्ट्रेट कर्व एंड कर्व्स पे स्ट्रेट इंक्लूडिंग कर्व रेडियस अगर ये 350 मीटर तक है तो -5 से +3 वेरिएशन अलाउड है, और कर्व रेडियस लेस देन अगर 350 है तो +10 अलाउड है। तो अब ये जो वैल्यू दी है 19 नंबर में, ये 19 नंबर दिख रहा है आपको? यस सर। अब ये वैल्यूज हैं दे आर, ये सारी एक्सीडेंट मैनुअल की है। जब आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर आपको उस समय ये नहीं पता कि ये वैल्यू शेड्यूल ऑफ डायमेंशन से आई है तो आप कहाँ तक क्या क्या ढूंढेंगे? तो वैल्यू आज की डेट में भले आपको याद ना रहे, लेकिन ये पता होना बहुत आवश्यक है कि ये चीज आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में प्रोवाइड की हुई है। सर हाँ, एक एक्सीडेंट से क्या मतलब सर? कब पता, क्या क्यों पता होना चाहिए एक्सीडेंट होने पे? क्या है कि जैसे मान लो जब एक्सीडेंट हुआ आपका तो गेज का मेजरमेंट होता है ना ट्रैक का, तो उस समय ट्रैक के पैरामीटर कितने थे? अगर अगर ट्रैक का पैरामीटर जैसे -5 से +3 mm होना है, ठीक है ना, तो ये आपके अगर मान लो -5 से गेज -10 हो रहा है तो ट्रैक टॉलरेंसेस है ना, तो -10 है तो इसका मतलब है कि ट्रैक इज अनसेफ, ट्रैक वाज अनसेफ। तो ऐसे ही मान लो मैकेनिकल वाले पैरामीटर्स हैं, सिविल वाले हैं, ओवरहेड के हैं, तो वो अगर मेंटेनेंस पैरामीटर्स में कितने कितने डिसाइड किए गए हैं तो वो मैनुअल्स में डिसाइड किए हैं ना, तो अगर उससे ज्यादा है तो दे में बी द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। ओके सर। अब जैसे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन है स्टेशन यार्ड का, स्टेशन यार्ड का इन्होंने स्टेशन यार्ड में एक तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैक का 4265 5300 होना चाहिए। दूसरा ये जैसे ग्रेडियंट्स है, ग्रेडियंट अगर नए लाइन फॉर न्यू वर्क्स में और अल्ट्रेशन टू एग्जिस्टिंग वर्क्स में 1 in 1200 इज द रिकमेंडेड और 1 in 400 इज द मैक्सिमम, 1 in 400, और एग्जिस्टिंग में 1 in 400। लेकिन अभी क्या है, अगर स्टीपर देन 1 in 400 रखना है तो 1 in 100 तक CRS परमिशन दे सकता है एग्जिस्टिंग में, और 1 in 100 से स्टीपर के लिए रेलवे बोर्ड परमिशन दे सकता है। और उसके अलावा न्यू लाइन प्रोजेक्ट में स्टीपर देन 1 in 400 को और अप टू 1 in 260 को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी दे सकते हैं, स्टीपर देन 1 in 260 को रेलवे बोर्ड थ्रू कमिश्नर ऑफ सेफ्टी दे सकते हैं। प्लेटफॉर्म में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म, तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ प्लेटफॉर्म रखना है तो मैक्सिमम 1.680 है और मिनिमम 1.670 है। रेल लेवल के ऊपर हाइट, जैसे पैसेंजर प्लेटफॉर्म है तो पैसेंजर प्लेटफॉर्म की हाइट रेल लेवल से कितनी दूर रहेगी, तो इसकी जो हाइट है वो 760 से 840 के बीच में रहनी चाहिए। ये 760 से कम नहीं होनी चाहिए और 840 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मीडियम लेवल की हाइट
455 मिलीमीटर होना चाहिए, और जो गुड्स प्लेटफॉर्म की हाइट है वो 1065 मिलीमीटर होनी चाहिए। ये जो सुपर एलिवेशन का है, सुपर एलिवेशन और स्पीड का था जो उस दिन अपन लोगों ने डिस्कस किया था, सुपर एलिवेशन का ये एसओडी में दिया हुआ है यहाँ से। सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए स्पीड के हिसाब से, लेंथ ऑफ द साइडिंग, ये जनरल हो गया, स्टेशन यार्ड का हो गया। डायमेंशन आर गिविंग ओनली फॉर 676 gauge. Various corrections have been included only for metric unit, only to schedule. Extra clearance required for curve are modified. Additional appendix for extra clearance required for 200 kilometer is also given. तो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में वर्कशॉप, ट्रैक स्पेसिंग एंड ओवरहेड डाटा स्ट्रक्चर दिया है। फोर्थ में रोलिंग स्टॉक के व्हील एक्सेस, व्हील बेस, बफर और कपलिंग के बफर हाइट के मैक्सिमम मोमेंटम डायमेंशन के दिए हुए हैं। टाइप टाइप 4 में रोलिंग स्टॉक्स में मैक्सिमम फ्यूचर मूवमेंट डायमेंशन के दिए हुए हैं। टाइप 5 में, इसमें फोर्थ चैप्टर में व्हील एक्सेस, बफर, कपलिंग, मैक्सिमम मूवमेंट डायमेंशन। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड क्लियरेंस दिए हुए हैं। ये मिनिमम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ट्रैक में 4265 होनी चाहिए और न्यू वर्क में 5.3 mm होनी चाहिए। एक्स्ट्रा क्लियरेंस अप टू 5 डिग्री हैज बीन अकाउंटेड फॉर द ट्रैक्स, और अगर मोर देन 5 डिग्री है तो एक्स्ट्रा क्लियरेंस विल बी कैलकुलेटेड। मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व, जैसे अभी अपन ने देखा था वो 10 डिग्री कर्व है, 1750/r से करेंगे तो 175 मीटर डिग्री रेडियस आता है। Check to be provided curve having radius 8 degree and sharper. Check may be also be permitted in flatter curves, that is a high speed is contaminated. Maximum distance between two sleepers on the bridge, अगर existing bridge है तो 5.0 मिलीमीटर मैक्सिमम क्लियरेंस स्पेस हो सकती है। न्यू कंस्ट्रक्शन ऑन एग्जिस्टिंग ब्रिज है 450 होनी चाहिए और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन जॉइंट स्लीपर की 200 मिलीमीटर। Minimum thickness of the bridge timber including notching 150 mm. Minimum length of the bridge sleeper 350 mm plus distance between outer side of the outer side of rudder flange. Clearances, मिनिमम क्लियरेंस ऑन द कर्व, ये भी हम लोगों ने देखा था कि 44 mm होना चाहिए कर्व में चेक रेल का,
और लेवल क्रॉसिंग में 51 से 57 होना चाहिए। डेप्थ ऑफ व्हील प्लांज इज 38 मिलीमीटर। और बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर में देखेंगे मिनिमम ओरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रेक टू एनी स्ट्रक्चर 1.675 होगी और अल्ट्रेशन में 1905। मिनिमम ओरिजेंटल डिस्टेंस एग्जिस्टिंग वर्क में सेंट्रल लाइन टू एनी स्ट्रक्चर एक्सेप्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म तो 2135 और न्यू वर्क और अल्ट्रेशन में 1905। तो अधिकतर वैल्यूज क्या है न्यू वर्क्स में और एग्जिस्टिंग वर्क में काफी अंतर आता है। ठीक है, हेलो, यस सर। ये तो आपकी जनरल वैल्यूज हैं। मिनिमम हाइट अबाउट रेल लेवल फॉर डिस्टेंस ऑफ 160 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर ट्रैक। अगर 25 के भी एसी ट्रैक्शन में है तो एफओबी की जो हाइट है वो 6.25 मीटर रहती है और आरओबी की 5.87 किलोमीटर है। Minimum height above rail level for telegraph and telephone and other such low tension wire crossing 6.10 or minimum horizontal distance from center of nearest track to the structure carrying electrical conductor height of structure plus 6 meter. Safety refugee maximum distance in tunnel 100 meter on bridges with span less than 100 मीटर है तो 100 मीटर ऑन ईच। ये फॉर्मेशन बिट्स का तो हम लोग अभी देख ही रहे थे। मिनिमम बिट्स इन एम्बेडमेंट 6.50, मिनिमम बिट्स इन कटिंग 6.25। डबल लाइन में मिनिमम बिट्स ऑफ एम्बेडमेंट 12,150 और मिनिमम बिट्स इन कटिंग 11,550। स्टेशन यार्ड के भी हम लोगों ने डिस्कस किए। मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 4.265 मिलीमीटर एग्जिस्टिंग वर्क्स के लिए है और न्यू वर्क्स और अल्ट्रेशन के लिए 5.3 मीटर। मैक्सिमम ग्रेडियंट इन यार्ड एग्जिस्टिंग वर्क्स के लिए 1 in 400 है और न्यू वर्क्स के लिए 1 in 1200 है।
ये पावर ऑफ जो कंडोनेशन की थी ग्रेडियंट की अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी एसओपी में कि 1 in 400 एग्जिस्टिंग यार्ड में अगर स्टीपर देन 1 in 400 है अप टू 1 in 100 तक है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, स्टीपर देन 1 in 100 है रेलवे बोर्ड भी कमिश्नर ऑफ द रेलवे सेफ्टी। Power of condensation for gradient steeper than maximum gradient 1 in 400 है तो न्यू लाइन में कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी स्टीपर देन 160 है तो रेलवे बोर्ड। ये फेस ऑफ जो प्लेटफॉर्म कोपिंग रहता है, फेस ऑफ प्लेटफॉर्म कोपिंग का जो सेंटर लाइन से डिस्टेंस है वो 1.68 मीटर से लेके 1.67 मीटर रहता है। फेस ऑफ गुड्स प्लेटफॉर्म कोपिंग 1.68 से 1.67 सेम रहता है। फेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म बाल 1.905 और 1.675। हाई लेवल प्लेटफॉर्म की जो हाइट है अभी हम लोगों ने देखी थी 840 से 760 मिलीमीटर है और मीडियम लेवल की 455 है और गुड्स प्लेटफॉर्म की हाइट 1.065 है। ठीक है, आप लोग बताते जाइए तो हम लोग आगे चलते जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। और ये जैसे व्हील गेज है, व्हील गेज क्या होता है कि दोनों व्हील के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो व्हील गेज कहलाता है। एक तो नॉर्मल गेज होता है, गेज क्या होता है जो रनिंग फेस ऑफ द रेल के बीच में, ठीक है ना, रनिंग फेस रनिंग फेस के बीच में, और व्हील के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो व्हील गेज कहलाता है। तो 1676 मिलीमीटर में से जो व्हील का ट्रेड है उसको जब घटा देते हैं तो वो 1600 mm बचता है। उसका जो वेरिएशन है वो 1599 से लेके 1602 तक रहता है। ट्रेड ऑफ डाया ऑफ द न्यू व्हील है वो 914 मिलीमीटर से 1.05 to 92 मिलीमीटर रहता है। फ्लांज प्रोजेक्शन 28.50 से 35 मिलीमीटर रहता है। फ्लांज थिकनेस इज 16 मिलीमीटर टू 28.5 मिलीमीटर रहती है। These are other parameters। बोगी के पैरामीटर्स हैं, तो ये बोगी के पैरामीटर मिनिमम व्हील बेस और बोगी ट्रक 1.83 मिलीमीटर रहता है। मिनिमम व्हील बेस फॉर पैसेंजर बोगी 2.44 मिलीमीटर रहता है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बोगी सेंटर मैक्सिमम डिस्टेंस में बोगी सेंटर 14.785 दिया है। Minimum height from rail level to underside of the live wire is maximum variation of live wire on either side of the center line of the track। ये लाइव बार की डायमेंशंस दी हुई है। मैक्सिमम विड्थ ऑफ द पेंटोग्राफ कलेक्टर्स ये दिया है। Minimum height of the underside of the live wire in open, sand, level crossing, maximum variation to live wire either side, straight curves, minimum width of the pantograph। ये हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। ये डिस्कस कर लिया है, सारी चीजें डिस्कस कर ली है। ग्रेडियंट भी डिस्कस कर लिया, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स ये भी डिस्कस कर लिया। ये डिस्कस कर लिया।
कि मैक्सिमम क्लियरेंस चेक रेल का अपोजिट जो रोज ऑफ द क्रॉसिंग के अपोजिट में बनाते हैं, और पेरीमीटर उनका बनाएंगे 48 मिलीमीटर से 44 मिलीमीटर तक रहता है। Diamond crossing should not be flatter than 1 and 8.5. Minimum clearances between the toe of open switch 95 से लेके 115 मिलीमीटर तक रहता है। तो दिस इज कवर्ड ओवर आपका शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। ठीक है, यस सर। शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में इसमें आपकी पहली स्लाइड को छोड़ के किसी में से कुछ नहीं आएगा आपका। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके सर। अब नाउ ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, खेल जीत लिया सर आपने। ये ओडीसी कहलाता है, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। ठीक है, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट में ये इनिशियली 3-4 स्लाइड इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिए कि ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट किस किस क्लास के होते हैं, होते क्या है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, ओडीसी क्या होते हैं कि जैसे हम लोगों ने जो शेड्यूल ऑफ डायमेंशन डिसाइड किए हैं, अगर उन शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में से अगर कोई व्हीकल जैसे जा रहा है तो वो उनको इंफ्रिंज कर रहा है अगर, तो उसको ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट बोलते हैं। कि अगर किसी की भी हाइट, वेट और लेंथ है जो अपना कंसाइनमेंट है, व्हीकल है, उस व्हीकल में उससे या तो मोर देन है, इंफ्रिंज कर रहा है मूविंग डायमेंशन को एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द रन फ्रॉम स्टार्ट टू डेस्टिनेशन, देन कंसाइनमेंट इज कॉल्ड द ओडीसी। ओडीसी का मतलब है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। डायमेंशन क्या है कि एक तो जिसकी लोडेड ऑन वैगन हो गया, अगर एक्सीड हो रहा है स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन से, वो मूवमेंट विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, स्पीड ड्यूरिंग द डे और नाइट एंड मिनिमम क्लियरेंस ऑफ फिक्स स्ट्रक्चर। 3 तरह के ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट होते हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ठीक है, यस सर। है ना। सो ओडीसी और उसके क्लासिफिकेशन दे आर इम्पोर्टेंट कि ओडीसी क्या होता है, और क्लास, उसके जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो क्लास ए जो होता है ओडीसी का, उसमें क्या है कि अगर मैक्सिमम मूविंग जो डायमेंशन है वो इंफ्रिंज तो नहीं कर रहा है किसी को, लेकिन जो नेट क्लियरेंस है वो 150 mm से या ग्रॉस क्लियरेंस उसका 250 मिलीमीटर है, इतना क्लियरेंस उसका अगर है तो वो क्लास ए ओडीसी कहलाता है। नेट क्लियरेंस क्या होता है, जो ग्रॉस क्लियरेंस माइनस 75 मिलीमीटर फॉर बाउंसेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो क्लास ए का मतलब हुआ परमिटेड आउट ऑफ गेज लोड नेट क्लियरेंस 150 मीटर प्लस एवर। इसमें जब मूवमेंट होता है तो सिविल में सिविल कंसाइनमेंट और मिलिट्री 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं। अगर सिविल मूवमेंट मतलब जनरल मूवमेंट होता है तो मिलिट्री मूवमेंट मिलिट्री व्हीकल के लिए होता है। तो मिलिट्री मूवमेंट के लिए अनरेस्ट्रिक्टेड स्पीड से ये परमिटेड है, और सिविल मूवमेंट के लिए केवल दिन और रात में परमिटेड है, और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से परमिटेड है। ये ओडीसी जो क्लास ए ओडीसी है। क्लास बी ओडीसी में क्या है, नेट क्लियरेंस 75 mm से 150 mm तक होता है, ग्रॉस 150 से 225 होता है। तो ये आपका 150 से 225 था, ये आपका 75 से 150 है। क्रॉस क्लियरेंस कम हो गया,
और क्लास सी में जो नेट क्लियरेंस है वो 75 mm से भी कम है। तो 3 कैटेगरी हो गई हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए में आपका 150 से 225 मिलीमीटर के बीच में हो गया क्लियरेंस, क्लास बी में नेट क्लियरेंस 75 से 150 हो गया, क्लास सी में 75 mm से कम हो गया। क्लास बी क्लास बी का जो मूवमेंट है, क्लास बी का मूवमेंट 40 किलोमीटर पर आवर से होता है सिविल का, और केवल दिन में परमिटेड होता है। और मिलिट्री का नाइट मूवमेंट होता है परमिटेड विद ट्रेन एस्कॉर्ट। ट्रेन को एस्कॉर्ट करके आप मिलिट्री में भी परमिटेड कर सकते हैं। क्लास सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नेट क्लियरेंस 75 mm से ज्यादा है, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ द स्टॉप डेड होता है, और प्रोसीड डेड स्लो एट स्ट्रक्चर हैविंग द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड क्लियरेंस, और ट्रेन टू बी पायलटेड बाय ऑफिसर ऑफ द मैकेनिकल डिपार्टमेंट। जो भी ऑफिसर है वो उसको पायलट आउट करता है, स्टॉप डेड उस पे करेगा, स्टॉप डेड के बाद में धीरे से उसको ट्रेन को निकालेगा। तो ये इसमें आपका ये समरी दिया हुआ है। समरी में क्या है कि क्लास ए का सेम चीज लिखी है, बट जैसे इसमें लिखा है कि एस्कॉर्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, सेक्शन अथॉरिटी इज द सीओएम। क्लास बी में 40 kmph बाई डे एंड नाइट, एसएससी एसएनडब्ल्यू, सेंक्शनिंग अथॉरिटी इज द पीसी। और क्लास सी के लिए 25 किलोमीटर पर आवर, एसएससी सीएनडब्ल्यू टीआई एसएससी पीवे स्टाफ ये ऑलरेडी रहेगा, सेंक्शनिंग अथॉरिटी सीआरएस। ठीक है। यस सर। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि आपका जो आपका ओडीसी है, ओडीसी क्या होता है और कितने क्लास के ओडीसी होते हैं, एबीसी, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, उनका मूवमेंट क्या होता है, बाकी के बाद इनके जनरल एक्स्ट्रा क्लियरेंस दिए हुए हैं कर्व के, नीड फॉर द, जैसे अगर कर्वेचर है तो कर्वेचर के कारण इफेक्ट कितना होगा, ये एक्स्ट्रा क्लियरेंस कर्वेचर के कारण दिए हैं, व्हीकल और प्लेटफॉर्म कोपिंग के कारण दिया है। एडिशनल क्लियरेंस ऑन इनसाइड ऑफ द कर्व में इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर, लीन स्वे -51, एडिशनल क्लियरेंस ऑन आउटर कर्व में इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर -25। ये तो सब जनरल फॉर्मूले हैं कि कितना कर्वेचर आपको, इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर कहाँ कहाँ कितना आ रहा है। अलाउंस फॉर सुपर एलिवेशन देने के कारण भी लीन होता है, उसका एक फॉर्मूला है। एक्स्ट्रा क्लियरेंस है प्लेटफॉर्म, टोटल एडिशनल क्लियरेंस इनसाइड कर्व होता है, आउटसाइड कर्व होता है। एक्स्ट्रा क्लियरेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्रैक, ये तो मूविंग डायमेंशन है। आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन बताया था कि कंस्ट्रक्शन मूविंग डायमेंशन अभी बताया था ना, कि ये मूव कर रहा है तो उसके डायमेंशंस क्या क्या कितने कितने चाहिए। ये दिख रही है स्लाइड। यस सर दिख रही है। तो ये यस ये सर। ये लिखा है मैक्सिमम मूविंग मूविंग डायमेंशन। तो जो अपना व्हीकल है, व्हीकल के जो डायमेंशंस हैं, दे आर दीज आर द मूविंग डायमेंशन, और उस मूविंग डायमेंशन के हिसाब से हमें स्ट्रक्चर के क्लियरेंसेस निकालने पड़ते हैं।
कौन सा? दो मिनट होल्ड करना है, 2 मिनट। ओके सर। तो दिस इज आपका प्रेजेंटेशन पार्ट पूरा हो गया। अब आपको और कुछ पूछना हो सिविल से संबंधित तो बताइए। सर हमारा अगर आप बता सको सिविल इंजीनियर्स का कैसे वर्क प्रोफाइल रहता है, क्या हमारा काम रहता है। जैसे हमने सुना है सर सिविल और ट्रैफिक का एक अलग ही थोड़ा दबदबा सा भी रहता है, काम होता है बढ़िया। प्लस काम देखो सिविल में क्या है कि इनिशियली आपका जो पोस्टिंग होता है, तो पोस्टिंग तो नॉर्मली देखो छोटी जगह में पोस्टिंग होती है ना। सब डिवीजन लेवल तो बहुत कम जैसे हैं कि जो बड़ी लेवल पे हैं, बाकी जगह छोटी लेवल पर होते हैं। लेकिन क्या है कि आपके शेड्यूल इंस्पेक्शन शेड्यूल काफी शेड्यूल ज्यादा है, तो आप इंस्पेक्शन शेड्यूल को ध्यान रखिएगा। एक तो तीन चार चीजें ध्यान रखने की, तो इंस्पेक्शन शेड्यूल आपके पूरे होने चाहिए, क्योंकि आजकल टीएमएस से इंस्पेक्शन शेड्यूल हो रहे हैं। वो आवाज इको आ रही है। सॉरी सर, वो तब मेरा माइक खुला हुआ था, आप म्यूट कर दिया। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि आपके जो इंस्पेक्शन शेड्यूल है वो काफी टाइट है, और टीएमएस में क्या है 15 दिन के अंदर में आपको वो शेड्यूल भरने पड़ते हैं, अदरवाइज वो शेड्यूल लॉक हो जाता है। तो आप अपनी अच्छी सी प्लानिंग करके पूरे महीने की पहले से प्लानिंग करके रखिए शेड्यूल को पूरा करने के लिए। और इसके अलावा जितने भी आपके पास फाइनेंशियल मैटर आते हैं, उन फाइनेंशियल मैटर को आप बहुत ध्यान से साइन करने के पहले पढ़िएगा ध्यान से। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एईएम में जब आप रहेंगे तो फाइनेंशियल मैटर में आपके पास तीन चार चीजें आएंगी। एक तो इंटरेस्ट रहेगा, दूसरा बिलिंग रहेगी।
जो बिल पे टेस्ट चेक होता है आपका और बिल पे साइन होता है। कितने परसेंट टेस्ट चेक होता है सर एलियन का? एडीएन का चेक कुछ में 20% होता है, कुछ में 100% होता है। जैसे बेलास्ट में 100% है, अर्थवर्क में 100% है और बाकी चीज में 20% है। सप्लाई आइटम में शायद 100% रहता है। तो उसमें क्या है कि जब आप 20% टेस्ट चेक जिनमें है उनमें कम से कम ये चीज ध्यान रखिए कि उसमें नोट डाउन कर दीजिए कि कौन सा 20% आपने चेक किया है। अदरवाइज क्या है कि अगर आपने सिंपल लिख दिया 20% टेस्ट चेक डन, तो ये पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा 20% पार्ट चेक किया है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे 100% की हो जाती है इन स्पाइट ऑफ दैट कि आपने 20% का चेक लिखा हुआ है। ये क्या है कि जब आप 20% वाला जो चेक करने जाते हैं तो यू शुड मेजरमेंट बुक होती है आपकी, वो मेजरमेंट बुक में मार्क कर दीजिए कि ये वाला 20% आपने चेक किया है। क्या है कि जितने आपके इम्प्रेस्ड के बिल आएंगे, इम्प्रेस्ड के बिल आपके पास काउंटर साइन के लिए जो ऑफिस के आते हैं, PWI और उनके भी आते हैं कि नहीं आते मुझे नहीं पता, लेकिन आपके ऑफिस के तो आएंगे। तो उनमें आप कम से कम जो आपने परचेज किए उसको छोड़ के कंसर्न सुपरवाइजर या कंसर्न जो ओएस है उसके साइन जरूर चेक करिए कि उनके साइन है कि नहीं है उस बिल पर। देखेंगे सर। इसके अलावा जैसे अभी आप लोग अपनी इंस्टीट्यूट में जाएंगे यहाँ के बाद बड़ौदा के पास में, तो वहाँ टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की और जनरल जो सब्जेक्ट की क्लास होंगी तो उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स और जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, जब आप फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में कोई भी आपको गाइड करने की स्थिति में नहीं होगा और ना इतना टाइम होगा। तो वहां पर भी क्या है कि बेसिकली क्या है कि अगर आप क्लास को ध्यान से सुन लेंगे उतना काफी है। और थोड़ी बहुत जो एग्जाम की तैयारी तो आपको वहाँ ज्यादा करनी पड़ेगी। इनिशियल में आपको यहाँ जितना पढ़ना पड़ता है उससे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बड़ौदा में तो खैर ज्यादा मतलब इट इज ए वेरी, क्योंकि सारे ब्रांच का होता है ना यहाँ, तो यहाँ क्या है कि तो लेवल ऑफ जो नॉलेज है या लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड है वो काफी हल्का रहता है सब्जेक्ट का। अभी कल की क्लास अपनी होगी तो कल एक तो TRS सेक्शन पे है और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे है।